गांव की गलियां मानो कब की सो चुकी थीं। दूर कहीं कुत्तों का भौंकना और झिंगुरों की आवाजें ही इस सन्नाटे को चीर रही थीं। गली के मोड़ पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। लालटेन की पीली कांपती रोशनी में वो दुकान किसी भटकी हुई आत्मा जैसी लग रही थी। बेंच पर 2 आदमी बैठे थे, रामलाल और शिवा। ठंडी हवा के बीच चाय से भाप उठ रही थी और बातें धीरे धीरे डर के रंग में डूब गई थीं। शिवा, तूने कभी आधी रात में उस पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे रुककर देखा है? लोग कहते हैं कि वहां सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है, वही जो हवेली में मरी थी, जिसकी लाश ढंग से दफन भी नहीं हुई। सुना है? हाँ, मेरे चचेरे भाई ने बताया था। कोई उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा था। और वो रघुवीर याद है? शराब पीकर हवेली में गया था, सुबह पागल हालत में मिला। अब तो 2 शब्द भी ठीक से बोल नहीं पाता। तो तू भूत प्रेत मानता है? ना मानूं तो क्या? गांव के बाहर वाले कुएं पर रात में मत जाना। कहते हैं वहां औरत के रोने और बच्चे के हंसने की आवाजें एक साथ आती हैं। तभी कदमों की आहट हुई। उनका तीसरा दोस्त किशन वहां पहुंचा। चेहरे पर थकान और आंखों में अजीब सी गहराई थी। किशन चुपचाप बैठ गया। कुछ पल का सन्नाटा छाया रहा। अरे किशन, तू आ गया। चल, अब माहौल बनेगा। कोई डरावनी कहानी सुना दे। ठीक है, पर कहानी मेरी नहीं है, मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी और उसने सब कुछ वैसे का वैसा बताया था। सच में? क्या हुआ था? किशन की आवाज धीरे धीरे धीमी और भारी हो गई। उत्तर प्रदेश में एक गांव है, भैरवपुर। दिन में ये बिल्कुल साधारण होता है, पर जैसे ही रात होती है, गांव पर किसी दूसरी दुनिया का साया उतर आता है। पुराना पीपल कराहता है, कुत्ते बिना वजह रो पड़ते हैं और सूखे कुएं के पास से औरत की चीखें गूंजती हैं। कहते हैं कि बरसों पहले एक घटना के बाद इस गांव की रातें कभी साधारण नहीं रही हैं। रात के ठीक 10:30 बजे थे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सूरज का बच्चा बीमार था और उसकी पत्नी घबराहट से भरी हुई थी। सुनिए, मुझे लगता है बाबू की हालत और खराब हो रही है। कुछ कीजिए, अगर हम अभी नहीं निकले तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। हाँ, अब और नहीं रुक सकता। मैं बाबू को अपनी बैलगाड़ी पर लेकर शहर चल रहा हूँ। जल्दी से एक मोटा कंबल लाओ। अकेले इतनी रात को और इस मूसलाधार बारिश में? रास्ता तो एकदम सुनसान है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आप सच में अकेले जाएंगे? डर मुझे भी लग रहा है पगली, मगर बाबू की जान से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए और कुछ नहीं है। तुम यहीं रुको और दिल से दुआ करना। मैं उसे ठीक करके ही लौटूंगा, तुम चिंता मत करना। सूरज ने अपनी बैलगाड़ी को हाँका और घर से निकल पड़ा। जैसे ही वे गांव की सीमा से बाहर निकले, बारिश ने अचानक जोर पकड़ लिया। चारों ओर गहरा स्याह अंधेरा था। ये वही रास्ता था जिसके बारे में गांव के बड़े बूढ़े कहा करते थे कि रात के वक्त उस पर एक रहस्यमयी परछाई तलती है, जो पल भर में प्रकट होती है और अगले ही क्षण हवा में ओझल हो जाती है। सूरज ने मन में डर को दबाया और गाड़ी आगे बढ़ाई। तभी कुछ दूर जाकर मूसलाधार बारिश के बीच भी सूरज ने रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत को अकेला बैठा देखा। बेटा, जरा मेरी ये टोकरी उठा दे, ये बहुत भारी है और इस बुढ़ापे में मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझसे उठ नहीं रही है। अम्मा, माफ करना, पर मेरा बाबू बहुत बीमार है। मुझे शहर जल्दी पहुंचना है। पर ठीक है, बताइए इसे कहाँ रखना है, मैं 1 मिनट में उठा देता हूँ। सूरज ने जल्दी से टोकरी उठाने के लिए झुकना चाहा, ठीक उसी जगह जहां उसने बूढ़ी औरत को बैठे देखा था। मगर जैसे ही उसने जमीन की ओर हाथ बढ़ाया, वहां कोई नहीं था। न बूढ़ी औरत, न कोई टोकरी। सिर्फ हवा तेजी से घूम रही थी और बारिश की बूंदें पड़ रही थीं। सूरज ने घबराकर चारों ओर देखा। उसे गांव की पुरानी कहानियां याद आ गईं। वो परछाई जो पल भर में प्रकट होती है और अगले ही पल ओझल हो जाती है। हे भगवान, अभी तो यहीं थी। ये सब क्या है? ये रास्ता सच में ठीक नहीं है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। सूरज ने बिना पीछे मुड़े अपनी बैलगाड़ी को लगभग दौड़ा दिया। वो उस सुनसान रास्ते को जल्द से जल्द पार कर जाना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत उसके साथ नहीं थी। कुछ ही दूरी पर पहुंचकर अचानक उसकी बैलगाड़ी का पहिया डगमगाया और उसका एक्सल ढीला हो गया,
जिससे गाड़ी आगे बढ़ने से रुक गई। सूरज का माथा ठनका। उसने जल्दी से नीचे झुककर उस टूटी हुई धुरी को ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी। तभी उसने अपने ठीक पीछे किसी की मौजूदगी महसूस की। जैसे ही वो सीधा होने लगा, उसने देखा एक महिला चुपचाप उसके पीछे खड़ी थी। मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी। पीछे एक परछाई मेरा पीछा कर रही थी और मैं भागते हुए यहाँ आ गई। जल्दी करो, बाबू को मुझे पकड़ा दो, मैं उसे पकड़े रहती हूँ। तुम जल्दी से गाड़ी ठीक करो। तुम यहाँ इस समय इस रास्ते पर कैसे? छोड़ो, ठीक है, बाबू को जरा संभालो। बस 1 मिनट में मैं इसे ठीक करता हूँ। समय बचाने की हड़बड़ी और बेटे को बचाने की चिंता में सूरज ने बिना और सोचे समझे बच्चा उस अजनबी महिला को थमा दिया। वो पूरी एकाग्रता से धुरी को ठीक करने में जुट गया, लेकिन कुछ ही कदम बाद उसके दिमाग में एक तेज कौंध हुई। उसे जोरदार शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। ये महिला इतनी आसानी से कैसे मिल गई? उसने तुरंत अपना काम छोड़ा और पलटकर मुड़ा, और ये दृश्य देखते ही उसका खून जम गया। जिस महिला को उसने बच्चा सौंपा था वो उसकी पत्नी नहीं थी, और न ही वो कोई असहाय राहगीर थी। वो एक भयानक छलावा था जो अब हाथ में बच्चा लिए अंधेरे में तेजी से ओझल हो रहा था। मेरे बच्चे को छोड़ दे। रुक जा दुष्ट, ये मेरा बाबू है, मेरे जिगर का टुकड़ा है वो। सूरज पूरी ताकत से बेतहाशा अंधेरे में भागता रहा। वो फिसला, गंदे पानी और कीचड़ में गिरा, लेकिन हर बार बेटे की पुकार ने उसे फिर से उठने पर मजबूर किया। भागते भागते कुछ ही देर में उसने देखा, टूटी हुई पुरानी पगडंडी के सिरे पर वो भयानक चुड़ैल बैठी हुई थी। बारिश में उसकी गोद में उसका बाबू शांत पड़ा था। चुड़ैल एक अजीब डरावनी मुस्कान के साथ सूरज की ओर देख रही थी, मानो उसका इंतजार कर रही हो। कृपा कर, बस मेरा बच्चा मुझे लौटा दे। मेरी जान ले ले, जो चाहे सो ले ले, पर मेरी रूह का ये टुकड़ा मेरा बाबू मुझे दे दे। मैं तेरे आगे भीख मांगता हूँ। सूरज घुटनों पर बैठा, आंखों में आंसू लिए उस भयानक शक्ति से अपने बच्चे के लिए भीख मांग रहा था। चुड़ैल ने अपनी लंबी डरावनी उंगलियां बाबू के चेहरे की ओर बढ़ाईं। वो बाबू को नुकसान पहुंचाने ही वाली थी कि अचानक दूर से एक तेज आवाज आई। एक मोटरसाइकिल की शक्तिशाली हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई पूरी रफ्तार से उनकी ओर आ रही थी। उस तेज रोशनी ने पूरे दृश्य को पल भर के लिए चमका दिया और चुड़ैल का ध्यान भंग हो गया। अरे सूरज, तू यहाँ इस हालत में? भाई, तूने मेरी दुनिया बचा ली। वो चुड़ैल तो मेरे बाबू को उठा ले गई थी। अब मैं हूं, चल बच्चे को लेकर शहर चलते हैं। सूरज ने बाबू को सीने से चिपका लिया। रात अभी भी ठंडी थी, लेकिन अब हवा में डर नहीं, राहत थी। गांव वाले आज भी कानों में फुसफुसाते हैं, चुड़ैल चाहे जितना भी शक्तिशाली हो जाए, उसे एक पिता के पवित्र प्रेम के आगे हार माननी ही पड़ती है।